नमस्कार। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इंग्लिश विथ शुभ में। नमस्कार। आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 परीक्षा में इंग्लिश में आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हाँ, उन सभी सवालों को देखेंगे और उनका डिटेल में विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है तैयारी का। हाँ, तो कृपया आप इस क्लास को पूरा देखें और देखिए, इस क्लास के बाद आप इस क्लास में कराए गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 1. अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ओके, और इसके विकल्प है A. एपिक्योर, B. स्टोइक, C. पेसिमिस्ट, D. मैसोकिस्ट। इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। तो यहाँ बात हो रही है ऐसे इंसान की जिसे सुख हो या दुख मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम संभाव रहता है। अच्छा। तो इसके लिए जो सही शब्द है वो है बी, स्टोइक। स्टोइक, हाँ, ये शब्द सुना है। हाँ, स्टोइक फिलॉसफी भी इसी बारे में है। मतलब भावनाओं पर काबू रखना, शांत रहना, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों। अ पर्सन हु रिमेन्स काम इन प्लेजर और पेन। हिंदी में कहें तो जो सुख दुख में समान रहता हो। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। जैसे एपिक्योर, ये कौन होता है? हाँ, एपिक्योर तो स्टोइक का बिल्कुल उल्टा है, कह सकते हैं। एपिक्योर वो होता है जो जीवन के सुखों का आनंद लेता है, खासकर अच्छा खाना और विलासिता। मतलब वन हु एंजॉयज फाइन फूड एंड लग्जरी। विलासिता और स्वादिष्ट भोजन का शौकीन व्यक्ति। समझ गया। और पेसिमिस्ट? पेसिमिस्ट तो हुआ निराशावादी, जो हमेशा बुरे की ही उम्मीद करे। वन हु एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट। ठीक है। और चौथा ऑप्शन मैसोकिस्ट? मैसोकिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसे दर्द या अपमान सहने में मतलब एक तरह का सुख मिलता है। वन हु एंजॉयज पेन और ह्यूमिलिएशन। ओह, तो ये तीनों तो बिल्कुल अलग है। स्टोइक ही सही जवाब है। हाँ, बिल्कुल स्टोइक। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 2. एन आइडियल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस। आदर्श समाज। हाँ, और विकल्प है A. ओलिगार्की, B. टेक्नोक्रेसी, C. डिस्टोपिया, D. यूटोपिया। तो एक आदर्श समाज जहां न्याय हो, समानता हो, सब खुश हो, ऐसी काल्पनिक जगह को कहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया। हाँ, यह नाम काफी सुना है, आदर्श समाज। हाँ, बिल्कुल। यूटोपिया एंड आइडियल सोसाइटी, ये सर थॉमस मोर के किताब से बहुत फेमस हुआ था। अच्छा, और इसका ठीक उल्टा होता है डिस्टोपिया, है ना? ऑप्शन सी। सही कहा। डिस्टोपिया एक ऐसी कल्पना है समाज की जहां बहुत दुख, अन्याय और दमन हो। एन इमेजिन सोसाइटी विद सफरिंग एंड इनजस्टिस। जैसे वो ऑरवेल की किताब 1984। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अब बाकी दो ऑप्शंस देखें तो ओलिगार्की ए का मतलब होता है कुछ गिने चुने शक्तिशाली लोगों का शासन, रूल बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल। ओके। और टेक्नोक्रेसी? टेक्नोक्रेसी वो सिस्टम है जहां तकनीकी विशेषज्ञ मतलब टेक्नोक्रेट्स सरकार चलाते हैं, गवर्नमेंट रन बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो यहाँ आदर्श समाज के लिए यूटोपिया ही सही है। बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। ये कानून और व्यापार से जुड़ा लग रहा है। हाँ, क्या है सवाल? प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। और ऑप्शंस हैं ए रिस्ट्रिक्टेड, बी इलीगल, सी बैंड, डी कंट्राबैंड। यहाँ ध्यान देना है कि बात इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की हो रही है, मतलब आयात निर्यात। हाँ, तो ऐसा सामान जिसका आयात निर्यात कानून या किसी संधि के तहत मना हो, अवैध हो, उसे कहते हैं डी कंट्राबैंड। कॉन्ट्रबैंड। मतलब अवैध रूप से लाया या ले जाया गया सामान। हाँ, कॉन्ट्रबैंड गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली, जैसे कि मान लीजिए अवैध हथियार या ड्रग्स। अच्छा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड, इलीगल, बैंड, इनका मतलब भी तो मनाही या गैरकानूनी होता है। इनमें क्या फर्क है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, इलीगल तो एक आम शब्द है। कोई भी चीज जो कानून के खिलाफ हो वो इलीगल है, नॉट अलाउड बाय लॉ। ठीक। बैंड का मतलब है जिस पर आधिकारिक तौर पर रोक लगा दी गई हो, ऑफिशियली प्रोहिबिटेड। और रेस्ट्रिक्टेड? रिस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित या नियंत्रित। हो सकता है पूरी तरह बैन न हो पर कुछ शर्तें हों, लिमिटेड और कंट्रोल्ड। लेकिन कॉन्ट्रबैंड शब्द खास तौर पर उन चीजों के लिए है जिनका आयात निर्यात गैर कानूनी है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये सबसे सटीक है। समझ गया, मतलब स्पेसिफिक होना जरूरी है। अच्छा, अगला सवाल कविताओं पर है।
ओके। ए ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स। विकल्प हैं ए एलिजी, बी लिमरिक, सी हाइकू, डी सोनेट। हाँ, तो 5 लाइनों की मजेदार कविता जिसकी एक खास तुकबंदी होती है, ए राइम स्कीम, उसे कहते हैं बी लिमरिक। लिमरिक, अच्छा। लिमरिक, ह्यूमरस पोएम विद 5 लाइन्स, 5 पंक्तियों की हास्य कविता। हाँ, अक्सर थोड़ी नॉनसेंसिकल या फनी होती हैं। और बाकी ऑप्शंस, एलिजी क्या है? एलिजी तो शोक गीत होता है, मतलब किसी की मृत्यु पर दुख जताने के लिए लिखी गई कविता। ओके। और हाइकू, ये शायद जापानी? हाँ बिल्कुल, हाइकू 3 पंक्तियों की जापानी कविता होती है। अक्सर उसमें 5-7-5 सिलेबल का पैटर्न होता है। अ जैपनीज पोएम विद 3 लाइन्स। और सोनेट, ये तो सुना है, शेक्सपियर वाले। हाँ, सोनेट 14 पंक्तियों की कविता होती है। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। तो 5 लाइन की हास्य कविता तो लिमरिक ही हुई, सही है। अगला सवाल नंबर 5 मानव स्वभाव पर है। 5. A person who hates other people or mankind. हम्म A. Misanthrope, B. Optimist, C. Egoist, D. Misogynist. तो ऐसा व्यक्ति जो पूरी मानव जाति से ही, मतलब लोगों से ही नफरत करे, उसे कहते हैं ए मिसैंथ्रोप, मानव द्वेषी। Misanthrope, a person who dislikes humankind. हाँ, इसमें आप रूट वर्ड्स देख सकते हैं। मिस या मिसो का मतलब होता है हेट्रेड, यानी घृणा, अच्छा। और एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, मानव जाति। तो इसे याद रखना आसान हो जाता है। हाँ, ये रूट वर्ड वाली टिप अच्छी है। मिसोजिनिस्ट में भी मिस है, पर वो सिर्फ महिलाओं से नफरत करने वाला होता है ना? ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। मिसोजिनिस्ट डी वो है जो महिलाओं से नफरत करे, वन हु हेट्स विमेन, स्त्री द्वेषी। और ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी हो गया। हाँ, ऑप्टिमिस्ट बी आशावादी, वन हु लुक्स एट द पॉजिटिव साइड। और ईगोइस्ट सी मतलब स्वार्थी या आत्मकेंद्रित व्यक्ति, अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। तो मानव द्वेषी के लिए मिसैंथ्रोप ही सही है। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए अब छठा सवाल देखते हैं। ये भाषा की शैली से जुड़ा है। 6. द प्रैक्टिस ऑफ डिलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मेंट। ओके। ए यूफेमिज्म, बी आयरनी, सी हाइपरबोली, डी लिटोटिस। जब जानबूझकर किसी बात को कम करके कहा जाए, अक्सर किसी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करके पॉजिटिव बात कहने के लिए, उसे कहते हैं डी लिटोटिस। लिटोटिस, सही। अच्छा। डिलिबरेट अंडरस्टेटमेंट, मतलब कम शब्दों में कम करके कहना, जैसे कोई बहुत अच्छी चीज देखकर कहना नॉट बैड, मतलब है कि बहुत अच्छी है पर कहा बुरी नहीं है। ये अंडरस्टेटमेंट है। अच्छा, समझ गया। मतलब हाइपरबोले का ठीक उल्टा। हाइपरबोले में तो बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, हाइपरबोले तो अतिशयोक्ति है, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। और यूफेमिज्म? यूफेमिज्म होता है किसी बुरी या अप्रिय बात को थोड़े सौम्य, पोलाइट तरीके से कहना। पोलाइट एक्सप्रेशन फॉर समथिंग अनप्लेजेंट, जैसे मर गए की जगह कहना गुजर गए। हाँ, समझ गया। और आयरनी? आयरनी में जो कहा जाता है उसका मतलब उसके शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल उल्टा होता है। व्यंग्य जिसे कहते हैं, यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे ऑपोजिट मीनिंग। तो यहाँ कम करके कहने के लिए लिटोट सही है। ये लिटरेरी डिवाइसेस काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अच्छा हुआ ये क्लियर हो गया। अगला सवाल नंबर 7। 7. अ ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंगसाइड अ डायग्राम और पैसेज। ओके। ए एनोटेशन, बी फुटनोट, सी ग्लॉसरी, डी कैप्शन। हाँ, तो किसी टेक्स्ट, डायग्राम या किसी हिस्से के साथ में कोई छोटी सी टिप्पणी या स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, उसे कहते हैं एनोटेशन। एनोटेशन। अ नोट फॉर क्लैरिटी और कॉन्टेक्स्ट, टिप्पणी या स्पष्टीकरण। हाँ, ये समझने में मदद करने के लिए होता है। अच्छा, ये फुटनोट से अलग कैसे है? फुटनोट भी तो नोट ही होता है पेज के नीचे। हाँ, फुटनोट आम तौर पर पेज के बिल्कुल नीचे होता है नोट एट द बॉटम ऑफ अ पेज। और वो मेन टेक्स्ट से जुड़ी कोई एक्स्ट्रा जानकारी देता है। एनोटेशन सीधे टेक्स्ट के पास हो सकता है, मार्जिन में हो सकता है। अच्छा। ग्लोसरी तो शब्दों की लिस्ट होती है उनके अर्थ के साथ। लिस्ट ऑफ टर्म्स विद मीनिंग्स, शब्दावली। और कैप्शन? कैप्शन डी किसी तस्वीर या इलस्ट्रेशन के नीचे लिखा उसका छोटा सा विवरण होता है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अंडर एन इमेज। तो टेक्स्ट के साथ दी गई व्याख्या एनोटेशन ही है। ठीक है। अब कुछ जगहों के बारे में सवाल है। 8वां 8. अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट। एयरक्राफ्ट रखने की जगह। डॉकयार्ड, बी डेपो, सी हैंगर, डी
बैरेक्स। तो हवाई जहाज़ों को रखने की, उनकी मरम्मत करने की जो बड़ी सी इमारत होती है उसे कहते हैं सी हैंगर। हैंगर, हाँ। प्लेस टू कीप एयरक्राफ्ट, विमान रखने का स्थान। डॉकयार्ड तो जहाज़ों के लिए होता है ना। हाँ बिल्कुल। डॉकयार्ड ए वो जगह है जहाँ पानी वाले जहाज बनते हैं या उनकी मरम्मत होती है। प्लेस फॉर रिपेयरिंग शिप्स। और डिपो? डिपो किसी चीज का भंडार होता है, स्टोरेज प्लेस, जैसे बस डिपो होता है। स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स। और बैरिक्स? ये आर्मी से जुड़ा है? हाँ, बैरिक्स डी वो इमारतें होती हैं जहाँ सैनिक रहते हैं, बिल्डिंग्स फॉर सोल्जर्स। तो विमानों के लिए तो हैंगर ही सही है। ठीक है, 9वां सवाल है सामाजिक स्थिति के बारे में। 9th, समवन हु इज कंसिस्टेंटली एक्सक्लूडेड और इग्नोर्ड। जिसे समाज ने निकाल दिया हो या अनदेखा करता हो। ए डिसेंटर, बी नोबल, सी पैराया, डी लॉयलिस्ट। तो ऐसे व्यक्ति को जिसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो या जिसे सब नजरअंदाज करते हो उसे कहते हैं पराया। पराया, अ पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, समाज से बहिष्कृत व्यक्ति। ये काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हाँ, अब बाकी ऑप्शंस देखें तो डिसेंटर ए वो होता है जो आम राय से असहमत हो, वन हु डिसएग्रीज विद कॉमन बिलीव्स। ओके। नोबल बी मतलब कुलीन या उच्च पद वाला व्यक्ति। पर्सन ऑफ हाई रैंक और कैरेक्टर। और लॉयलिस्ट डी मतलब वफादार व्यक्ति, वन हु रिमेन्स लॉयल। तो सामाजिक बहिष्कार के लिए पराया सही है। बिल्कुल। बिल्कुल। 10वां सवाल देखते हैं, ये विरासत से जुड़ा है। 10 प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, पिता से मिली संपत्ति। हाँ। विकल्प है ए मैट्रिमनी, बी पैट्रिमनी, सी ऑटोक्रेसी, डी टेस्टिमनी। तो पिता या पूर्वजों से विरासत में जो संपत्ति मिलती है उसे कहते हैं बी पैट्रिमोनी। पैट्रिमोनी, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। पैतृक संपत्ति। हाँ। हाँ, इसमें भी रूट वर्ड है पैट्री, जिसका मतलब पिता, फादर से जुड़ा होता है। अच्छा, इसे मैट्रिमोनी से कंफ्यूज नहीं करना है। मैट्रिमोनी का मतलब तो शादी होता है। हाँ बिल्कुल। मैट्रिमनी मतलब विवाह, मैरिज। ऑटोक्रेसी का मतलब हुआ निरंकुश शासन, एब्सोल्यूट रूल। और टेस्टिमनी का मतलब हुआ गवाही या सबूत, एविडेंस और प्रूफ। तो पैतृक संपत्ति के लिए पैट्रिमनी सही है। अगला सवाल 11वां विज्ञान से है। 11 अ फैसिलिटी इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडीइंग स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। खगोलीय पिंडों के अध्ययन की जगह। ए वर्कशॉप, बी ऑब्जर्वेटरी, सी ग्रीन हाउस, डी आर्काइव। तो तारों, ग्रहों वगैरह का अध्ययन करने के लिए जो जगह होती है जहां सारे यंत्र लगे होते हैं उसे कहते हैं बी ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला। ऑब्जर्वेटरी, अ प्लेस टू स्टडी स्टार्स एंड प्लैनेट्स। वेधशाला, जैसे जयपुर में जंतर मंतर है। हाँ कह सकते हैं, वो भी एक तरह की ऑब्जर्वेटरी ही है। बाकी ऑप्शंस देखें तो वर्कशॉप ए कार्यशाला है, प्लेस वेयर वर्क और रिपेयर इज डन। ग्रीन हाउस वो कांच का घर होता है जिसमें पौधे उगाते हैं। ग्लास बिल्डिंग फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। और आर्काइव अभिलेखागार है जहां पुराने रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। प्लेस टू स्टोर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। तो खगोल विज्ञान के लिए ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। 12वां सवाल है हथियारों की जगह के बारे में। 12 अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स। ओके। हथियार और गोला बारूद रखने की जगह। ए गैलरी, बी लाइब्रेरी, सी आर्सेनल, डी लेबोरेटरी। इस जगह को कहते हैं सी आर्सेनल। शस्त्रागार। आर्सेनल। शस्त्रागार ये नाम एक फुटबॉल टीम का भी है। हाँ है। बाकी ऑप्शंस तो काफी अलग है। गैलरी कला प्रदर्शनी की जगह है, प्लेस टू डिस्प्ले आर्ट। लाइब्रेरी पुस्तकालय है, प्लेस टू रीड और बोरो बुक्स। और लेबोरेटरी प्रयोगशाला है। प्लेस फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो हथियारों के लिए आर्सेनल। बिल्कुल। 13वां सवाल है व्यक्तित्व पर। 13 अ पर्सन हु इज टॉकेटिव। जो बहुत बोलता हो। ए इंट्रोवर्ट, बी गैरुलस, सी रेटिसेंट, डी टैसिटर्न। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें करता है, जरूरत से ज्यादा, उसे कहते हैं गैरुलस, बातूनी। गैरुलस, वन हु टॉक्स अ लॉट, बहुत बोलने वाला। हाँ, ये अक्सर थोड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन में भी यूज होता है। अच्छा, इसके विलोम शब्द भी दिए हैं ऑप्शंस में, जी। जैसे रेटिसेंट और टैसिटर्न, सी और डी। हाँ बिल्कुल सही पहचाना। रेटिसेंट सी और टैसिटर्न डी दोनों का ही मतलब होता है कम बोलने वाला, रिजर्व्ड, क्वाइट या सेइंग लिटिल। इनमें कोई फर्क है? हाँ थोड़ा सा फर्क है। रेटिसेंट अक्सर वो होता है जो जानबूझकर कम बोलता है, शायद शर्मीला है या कुछ बताना नहीं चाहता।
टैसिटर्न वो होता है जो स्वभाव से ही चुप रहता है, जिसे कम बोलना पसंद है। अच्छा, और इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी व्यक्ति है, अ शाय पर्सन जो अकेला रहना पसंद करता है। जरूरी नहीं कि वो कम बोले, पर सामाजिक मौकों पर चुप रह सकता है। तो बहुत ज्यादा बात करने वाले के लिए गैरियोलस ही सही है। ये अंतर समझना जरूरी था। अच्छा, 14वां सवाल दवाओं के बारे में है। 14. A medicine that induces sleep. नींद लाने वाली दवा। ए सेडेटिव, बी नार्कोटिक, सी एनाल्जेसिक, डी हिप्नोटिक। नींद लाने वाली दवा। यहाँ दिए गए विकल्पों में स्रोत ने बी नार्कोटिक को सही माना है। नार्कोटिक आमतौर पर ऐसी दवाओं को कहते हैं जो दर्द कम करती हैं और नींद या बेहोशी लाती हैं। अक्सर ये नशीली दवाएं होती हैं। ड्रग दैट इंड्यूसेस स्लीप। नार्कोटिक, लेकिन हिप्नोटिक डी का मतलब भी तो नींद लाने वाला ही होता है। स्लीप इंड्यूसिंग। हाँ, सही कहा। हिप्नोटिक शब्द सीधा सीधा नींद लाने वाले के लिए है। सेडेटिव ए शांत करने वाली दवा है। मेडिसिन टू काम, जिससे नींद आ सकती है पर मुख्य काम शांत करना है। और एनाल्जेसिक सी दर्द निवारक है, पेन किलर। तो फिर नार्कोटिक क्यों? देखिए, नार्कोटिक दवाएं जैसे ओपियोइड्स दर्द कम करने के साथ साथ अक्सर गहरी नींद या बेहोशी लाती हैं। हो सकता है एसएससी के कॉन्टेक्स्ट में या दिए गए विकल्पों में इसे सबसे उपयुक्त माना गया हो। पर हाँ, हाइप्नोटिक भी बहुत करीब है और शायद ज़्यादा सीधा अर्थ देता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, मतलब विकल्प और कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, 15वां सवाल। 15. One who studies the evolution of mankind. मानव जाति के विकास का अध्ययन करने वाला। ए आर्कियोलॉजिस्ट, बी सोशियोलॉजिस्ट, सी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, डी फिलोलॉजिस्ट। तो जो मानव जाति के विकास, उसकी संस्कृति, समाज, इन सब का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं सी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। One who studies human evolution. इसमें फिर से एंथ्रोपोस आ गया। हाँ, और आर्कियोलॉजिस्ट से ये अलग है। आर्कियोलॉजिस्ट मुख्य रूप से पुरानी सभ्यताओं के भौतिक अवशेषों का अध्ययन करता है। स्टडीज पास्ट ह्यूमन रिमेन्स, जैसे पुरानी इमारतें, बर्तन, औजार। ओके, और सोशियोलॉजिस्ट? सोशियोलॉजिस्ट समाज का अध्ययन करता है, मतलब मानव समाज और सामाजिक व्यवहार। स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी। और फिलोलॉजिस्ट फिलोलॉजिस्ट भाषाओं का अध्ययन करता है, स्टडीज लैंग्वेजेस। तो मानव विकास के अध्ययन के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट। स्पष्ट है। 16वां सवाल, जानवरों को रखने की जगह। 16. अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। जंगली जानवरों को रखने की जगह। ए एबेटुआर, बी एक्वेरियम, सी जू, डी सैंक्चुरी। तो जंगली जानवरों को जहां आम लोगों के देखने के लिए रखा जाता है, उसे कहते हैं सी जू, चिड़ियाघर। जू, प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक व्यू। चिड़ियाघर। अच्छा, जू और सैंक्चुरी में क्या फर्क है? सैंक्चुरी में भी तो जानवर होते हैं। हाँ, होते हैं, पर फर्क है उद्देश्य और माहौल का। जू में मुख्य उद्देश्य होता है पब्लिक डिस्प्ले, मनोरंजन। जानवर अक्सर पिंजरों या बाड़ों में होते हैं। सैंक्चुरी एक संरक्षित क्षेत्र होता है, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल्स, जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल में या उसके करीब सुरक्षा दी जाती है। वहां प्रदर्शन मुख्य उद्देश्य नहीं होता। अच्छा, ये बड़ा अंतर है। हाँ, और एबेटायर तो बूचड़ खाना है, स्लॉटर हाउस। एक्वेरियम मछली घर है, टैंक फॉर कीपिंग फिश। ठीक है। 17वां सवाल, किसी व्यक्ति की आदत पर। 17. A person's peculiar habit or mannerism. किसी की खास अजीब आदत। A. Idiosyncrasy, B. Illusion, C. Hypocrisy, D. Eccentricity. किसी व्यक्ति की खास थोड़ी अनोखी आदत या उसका व्यवहार करने का तरीका, उसे कहते हैं ए आइडियोसिंक्रेसी। Idiosyncrasy. पेक्यूलियर हैबिट। विशेष आदत या स्वभाव। ये एक्सेंट्रिसिटी से कैसे अलग है? ऑप्शन डी। हाँ उसका मतलब भी तो अजीब व्यवहार होता है। हाँ, ये काफी करीबी शब्द है। इसेंट्रिसिटी आमतौर पर ज्यादा बड़े पैमाने पर बाहरी तौर पर दिखने वाले अजीब व्यवहार के लिए यूज होता है, स्ट्रेंज बिहेवियर। आइडियोसिंक्रेसी ज्यादातर किसी व्यक्ति की छोटी निजी आदत या प्रतिक्रिया हो सकती है जो शायद उतनी जाहिर न हो। यहाँ पेक्यूलियर हैबिट और मैनरिज्म के लिए आइडियोसिंक्रेसी ज्यादा फिट बैठता है। तो ओके, और इल्यूजन तो भ्रम हो गया। हाँ, इल्यूजन भ्रम, फॉल्स परसेप्शन, और हाइपोक्रेसी पाखंड, प्रिटेंडिंग टू हैव वर्च्यूज। ठीक है। 18वां सवाल, विज्ञान की शाखा
18. The branch of science concerned with the study of sound. ध्वनि का विज्ञान. A. Acoustics, B. Geology, C. Thermodynamics, D. Optics. ध्वनि के विज्ञान को कहते हैं A. Acoustics. ध्वनि विज्ञान. Acoustics, Science of Sound. ये शब्द मैंने कॉन्सर्ट हॉल वगैरह के संदर्भ में सुना है. हाँ, बिल्कुल. ध्वनि कैसे पैदा होती है, कैसे चलती है, उसका क्या असर होता है, ये सब इसमें आता है. बाकी ऑप्शंस तो अलग हैं. जियोलॉजी भूविज्ञान है, स्टडी ऑफ अर्थ. थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा और ऊर्जा का अध्ययन है, स्टडी ऑफ हीट एंड एनर्जी. और ऑप्टिक्स प्रकाश का अध्ययन है, स्टडी ऑफ लाइट. ठीक है. 19वां सवाल भाषण देने पर है. 19. अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन, बिना तैयारी के भाषण. A. Soliloquy. B. Rebuttal. C. Monologue. D. Impromptu. जो भाषण बिना किसी तैयारी के मौके पर ही दिया जाए उसे कहते हैं डी इम्प्रॉम्प्टू. Impromptu. Unprepared speech. बिना तैयारी का भाषण. इसे extempore भी कहते हैं ना? हाँ, एक्सटेम्परी भी कहते हैं. अच्छा, मोनोलॉग और सोलिलोक्वी में क्या फर्क है? ये भी तो एक ही व्यक्ति बोलता है. हाँ. मोनोलॉग C एक लंबा भाषण होता है जो एक ही व्यक्ति देता है. A long speech by one person. ये तैयार किया हुआ हो सकता है, जैसे नाटक में कोई पात्र बोलता है. सोलिलोक्वी ए भी एकालाप है, पर यह तब होता है जब कोई पात्र अकेले में अपने मन की बातें बोलता है. स्पीच टू वन सेल्फ, जैसे दर्शक उसे सुन नहीं रहे. अच्छा. और रिबटल भी किसी बात का खंडन होता है, जवाब होता है. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट समथिंग. तो बिना तैयारी के भाषण के लिए इम्प्रॉम्प्टू सही है. बिल्कुल. 20वां सवाल अंतिम संस्कार से जुड़ा है. 20th, the act of placing a dead person in a grave. मृत व्यक्ति को कब्र में रखना. A. Interment, B. Funeral, C. Rebellion, D. Coronation. तो मृत शरीर को कब्र में दफनाने का जो काम है, जो क्रिया है, उसे कहते हैं A. इंटरमेंट. Interment, एक्ट ऑफ burying. दफनाना. ये फ्यूनरल से कैसे अलग है? फ्यूनरल भी तो अंतिम संस्कार होता है. हाँ, फ्यूनरल पूरी रस्म है, सबूतीस और बरियल, उसमें दफनाना या जलाना और बाकी रीति रिवाज सब शामिल होते हैं. इंटरमेंट खास तौर पर सिर दफनाने की क्रिया है. अच्छा, ये फर्क है. हाँ. रिबेलियन तो विद्रोह है, एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस. और कोरोनेशन राज्याभिषेक, क्राउनिंग ऑफ अ किंग. ठीक है. 21वां सवाल है उन लोगों पर जो देश छोड़ने को मजबूर होते हैं. 1 point someone forced to flee his or her country because of persecution, war or violence. उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण देश छोड़ने वाला. A. Shelter, B. Asylum, C. Refugee, D. Sanctuary. तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं C. रेफ्यूजी, शरणार्थी. Refugee, person who flees home due to danger. शरणार्थी. अच्छा, ये असाइलम सीकर से कैसे अलग है? असाइलम सीकर वो होता है जो दूसरे देश में शरण मांग रहा है, पर अभी उसे मिली नहीं है, उसकी अर्जी पर फैसला होना बाकी है. जब किसी को शरण मिल जाती है तो उसे रेफ्यूजी का दर्जा मिल सकता है. असाइलम खुद वो शरण या सुरक्षा है जो देश देता है, प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय अ कंट्री. ओके. और शेल्टर और सैंक्चुरी? शेल्टर तो कोई भी सुरक्षित जगह हो सकती है, प्लेस ऑफ सेफ्टी. और सैंक्चुरी भी सुरक्षित जगह या अभय स्थल है, सेफ प्लेस और रेफ्यूज. रेफ्यूजी शब्द उस व्यक्ति की स्थिति बताता है. समझ गई. 22वां सवाल पैसे खर्च करने की आदत. 22. अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, लापरवाही से पैसे उड़ाने वाला. A. स्पेंडथ्रिफ्ट. B. इन्वेस्टर. C. सेवर. D. बोरोवर. जो व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है, पैसे बर्बाद करता है, उसे कहते हैं A. स्पेंडथ्रिफ्ट. स्पेंडथ्रिफ्ट. पर्सन हु वेस्ट्स मनी, फिजूल खर्च. ये शब्द थोड़ा अजीब है. इसमें थ्रिफ्ट है जिसका मतलब बचत होता है, पर मतलब बिल्कुल उल्टा है. हाँ, ये कंफ्यूज कर सकता है. पर स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब फिजूल खर्ची है. इन्वेस्टर तो निवेशक हो गया, पर्सन हु पुट्स मनी टू अर्न रिटर्न्स. सेवर बचत करने वाला, पर्सन हु सेव्स मनी. और बोरोवर उधार लेने वाला, पर्सन हु टेक्स लोन्स. ठीक है. 23वां सवाल शब्दों के बनने पर. 23. अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम. शुरुआती अक्षरों से बना शब्द. A. Pseudonym, B. Homonym, C. Acronym, D. Antonym. किसी नाम या वाक्यांश के पहले अक्षरों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे कहते हैं C. एक्रोनिम. जैसे नासा, इसरो. Acronym. Word formed from initials, संक्षिप्ताक्षर. अच्छा, acronym और initialism में क्या फर्क है? जैसे FBI या BBC. हाँ, अच्छा पॉइंट है. आमतौर पर एक्रोनिम उसे कहते हैं जिसे एक शब्द की तरह पढ़ा जा सके. जैसे नासा, इनिशियलिज्म में हर अक्षर अलग अलग बोला जाता है, जैसे FBI.
पर बोलचाल में अक्सर एक्रोनिम दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा। बाकी ऑप्शंस देखें तो सूडोनिम ए छद्म नाम होता है जो लेखक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय राइटर। होमोनिम वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग या आवाज एक जैसी हो पर मतलब अलग हो, वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट डिफर इन मीनिंग। और एंटोनिम तो विलोम शब्द है, वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, ये बारीकी जानना जरूरी है। 24वां सवाल, रिटायरमेंट लाभ पर। 24. A system of retirement benefits for employees. कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट सिस्टम। ए सुपरएन्युएशन, बी बोनस, सी इंश्योरेंस, डी प्रमोशन। कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ की जो प्रणाली होती है जिसमें पेंशन या एक मुश्त पैसा मिलता है उसे कहते हैं ए सुपरएन्युएशन। सुपरएन्युएशन, रिटायरमेंट बेनिफिट सिस्टम, सेवानिवृत्ति लाभ प्रणाली। ये शब्द मैंने कम सुना है। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ज्यादा कॉमन है, पर है ये रिटायरमेंट बेनिफिट सिस्टम ही। बोनस बी तो सैलरी के ऊपर मिलने वाला अतिरिक्त पैसा है। एक्स्ट्रा पेमेंट गिवन बियॉन्ड सैलरी। इंश्योरेंस सी बीमा है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क्स। और प्रमोशन डी पदोन्नति है। एडवांसमेंट इन जॉब रैंक। ठीक है। सवाल है 25. A group of people who have graduated from a particular school, college or university. और इसके ऑप्शंस थे ए स्टूडेंट, बी विजिटर, सी टीचर, डी अलमनाई। थोड़ा सोचिए। हाँ। सही उत्तर है डी अलमनाई। हाँ, अलमनाई मतलब ग्रेजुएट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, हिंदी में कहें तो पूर्व छात्र। अलमनाई उन लोगों के समूह को कहते हैं जिन्होंने किसी विशेष स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से स्नातक किया है या मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अच्छा, पूर्व छात्र, तो ये शब्द ध्यान में रखना है। और बाकी ऑप्शंस तो काफी अलग हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे ए स्टूडेंट, समवन करंटली स्टडिंग, छात्र ये वो है जो अभी पढ़ रहा है, स्नातक नहीं हुआ है। ठीक है। बी विजिटर, गेस्ट ऑफ विजिटर, आगंतुक मतलब कोई मेहमान। हाँ। और सी टीचर, इंस्ट्रक्टर और एजुकेटर, शिक्षक। ये तो पढ़ाने वाले होते, इनका उस समूह से मतलब नहीं है। सही है, तो अलमनाई एकदम स्पष्ट है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 26 ये है 26. अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली। ऑप्शंस है ए साइलेंट, बी इंट्रोवर्ट, सी रेटिसेंट, डी गैरुलस। बहुत ज्यादा बोलने वाला। यहाँ सही उत्तर होगा डी गैरुलस। गैरुलस। हाँ, गैरुलस एक्सेसिवली टॉकेटिव मतलब बहुत बोलने वाला। गैरुलस उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज्यादा बातें करता है, खासकर तुच्छ विषयों पर, फिजूल की बातें। अच्छा, मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं, फिजूल की बातें करना। तो ये बातूनी जैसा हुआ। बिल्कुल, बातूनी कह सकते हैं। तो फिर ये जो ऑप्शन सी है रेटिसेंट, उससे कैसे अलग है? वो भी तो कम बोलने वाला होता है। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, रेटिसेंट, रिलक्टेंट टू स्पीक, चुप रहने वाला, ये वो व्यक्ति होता है जो बोलने में संकोच करता है, अपनी फीलिंग्स या विचार जल्दी से नहीं बताता। ओके। जबकि गैरुलस बिना रुके बोलता जाता है। और ए साइलेंट, नॉट स्पीकिंग, वो तो मौन ही हो गया। हाँ वो तो उल्टा ही है। और बी इंट्रोवर्ट, रिजर्व्ड और शाई पर्सन, अंतर्मुखी व्यक्ति। ये जरूरी नहीं कि कम बोले, पर हाँ अक्सर शर्मीले या चुप रहने वाले होते हैं। पर अत्यधिक बातूनी के लिए गैरुलस ही सबसे सही शब्द है। स्पष्ट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 27. 27. A person who studies the origin and development of human societies and cultures. ऑप्शंस है ए सोशियोलॉजिस्ट, बी हिस्टोरियन, सी आर्कियोलॉजिस्ट, डी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करने वाला। सही जवाब है डी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज। मानव विज्ञानी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव समाजों, उनकी उत्पत्ति, विकास, संस्कृतियों सबका अध्ययन करता है। ये काफी बड़ा विषय है। हाँ, ये तो बहुत व्यापक लग रहा है। तो फिर ए सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री, वो क्या करता है? वो भी तो समाज का ही अध्ययन करता है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट स्टडीज सोसाइटी, समाजशास्त्री ये मुख्य रूप से वर्तमान समाज की संरचना, उसकी फंक्शनिंग, सामाजिक समस्याएं, इन पर फोकस करता है। अच्छा, वर्तमान पर ज्यादा। हाँ, जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का दायरा ज्यादा बड़ा और ऐतिहासिक होता है। वो अलग-अलग संस्कृतियों की तुलना भी करते हैं। समझ गया। और बाकी हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट? बी हिस्टोरियन स्टडीज पास्ट इवेंट्स, इतिहासकार।
ये अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। और सी, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज एंशिएंट रिमेन्स, पुरातत्वविद ये भौतिक अवशेषों जैसे पुरानी इमारतों, बर्तनों, औजारों से अतीत को समझता है। ठीक है, तो मानव समाज और संस्कृति का पूरा अध्ययन करने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। बढ़िया। अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न 28। 28. A person who loves or collects books. इसके ऑप्शंस हैं ए बिब्लियोफाइल, बी फिलेटलिस्ट, सी बॉटनिस्ट, डी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। किताबों से प्यार करने वाला, ये तो पता होना चाहिए। हाँ, ये काफी कॉमन है। सही उत्तर है ए बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल। जी, बिब्लियोफाइल, लवर और कलेक्टर ऑफ बुक्स, पुस्तकों का प्रेमी। बिब्लियोफाइल वो व्यक्ति होता है जिसे किताबें पढ़ना या इकट्ठा करना बहुत पसंद होता है। और बाकी ऑप्शंस? बी फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट, स्टैम्प कलेक्टर, डाक टिकट संग्रह करता, ये डाक टिकट इकट्ठा करता है। अच्छा। और सी बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स। वनस्पति विज्ञानी, ये पौधों का अध्ययन करता है। और डी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात तो अभी हुई थी। हाँ, मानव विज्ञानी। तो यहाँ सही जवाब बिब्लियोफाइल है। ठीक है, ये सीधा था। अगला देखते हैं। प्रश्न 29। 29. A person who writes books. ऑप्शंस ए पब्लिशर, बी एडिटर, सी ओरेटर, डी ऑथर। किताबें लिखने वाला। ये भी आसान है। बिल्कुल सही उत्तर है डी ऑथर। ऑथर, लेखक। हाँ, ऑथर, राइटर ऑफ बुक्स, लेखक। ऑथर वो व्यक्ति होता है जो किताबें या अन्य लिखित सामग्री लिखता है। और बाकी पब्लिशर कौन होता है? ए पब्लिशर, पर्सन हु पब्लिशेस बुक्स, प्रकाशक, ये किताबों को प्रकाशित और वितरित करता है। ठीक है। और एडिटर, बी एडिटर, वन हु एडिट्स कंटेंट, संपादक। ये प्रकाशन के लिए सामग्री तैयार और संशोधित करता है, मतलब गलतियां सुधारना, उसे बेहतर बनाना। और सी ओरेटर, ओरेटर, पब्लिक स्पीकर, वक्ता, जो मंच पर अच्छा भाषण देता है। समझ गया। तो लिखने वाला ऑथर। चलिए अब थोड़ा गंभीर शब्दों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 30। 30. द मर्डर ऑफ अ किंग. ऑप्शंस ए रेजिसाइड, बी पैट्रिसाइड, सी फ्रैट्रिसाइड, डी होमिसाइड। राजा की हत्या, ये साइड वाले शब्द आ गए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ए रेजिसाइड। रेजिसाइड। जी, रेजिसाइड, किलिंग ऑफ अ किंग, राजा की हत्या। रेजी का मतलब राजा से है और साइड मतलब हत्या। हाँ, ये रूट याद रखना जरूरी है। जैसे बी पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड, किलिंग वंस फादर, पिता की हत्या। पैट्री मतलब पिता। और सी फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, किलिंग वंस ब्रदर, भाई की हत्या। फ्रैटर मतलब भाई। और डी होमोसाइड। होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ पर्सन, हत्या। ये किसी भी इंसान की हत्या के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। तो ये साइड वाले शब्द ध्यान रखने होंगे। अगला सवाल, प्रश्न 31। 31. A political disorder and absence of government. ऑप्शंस A. Plutocracy, B. Monarchy, C. Anarchy, D. Oligarchy. सरकार की अनुपस्थिति, राजनैतिक अव्यवस्था। इसके लिए सही शब्द है C. Anarchy. अनार्की। हाँ, एनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अराजकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई सरकार या नियंत्रण नहीं होता, जिससे अव्यवस्था फैलती है। एन मतलब बिना, आर्की मतलब शासन। अच्छा, बिना शासन के। और बाकी क्या है? ए प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी। हाँ, रूल बाय द वेल्थी, धनिकशाही, मतलब अमीरों का शासन। और बी मोनार्की। मोनार्की, रूल बाय अ किंग और क्वीन, राजशाही, राजा या रानी का शासन। और डी ओलिगार्की। ओलिगार्की, रूल बाय अ फ्यू, कुछ लोगों का शासन, मतलब एक छोटे से समूह का शासन। ठीक है, ये सारे शासन वाले शब्द भी जरूरी हैं। अब आते हैं प्रश्न 32 पर। 32, अ पोयम ऑफ मॉर्निंग। ऑप्शंस है ए बैलेड, बी ओड, सी एलिजी, डी सोनेट। शोक में लिखी गई कविता। इसका सही उत्तर है सी एलिजी। एलिजी। जी, एलिजी, पोम एक्सप्रेसिंग सॉरो, शोक गीत। ये एक कविता है जो किसी की मृत्यु पर दुख या विलाप व्यक्त करती है। अच्छा, और बाकी काव्य रूप जैसे ए बैलेड। बैलेड, अ नैरेटिव सॉन्ग, गाथा गीत। ये कहानी कहने वाला गीत या कविता होती है। ओके, बी ओड। ओड, पोम प्रेजिंग समवन, प्रशंसा गीत, किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखी गई कविता। और डी सोनेट। सोनेट, 14 लाइन पोम, 14 पंक्तियों की कविता। इसकी एक खास लय और संरचना होती है। तो मृत्यु पर शोक के लिए एलिजी है। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 33। 33.
A symbol that serves as an emblem of a group of people. ऑप्शंस ए टोकन, बी टोटम, सी बैनर, डी ट्रॉफी। किसी समूह का प्रतीक, चिन्ह, यहाँ सही उत्तर है बी टोटम। टोटम। हाँ, टोटम सिंबल ऑफ अ ग्रुप, प्रतीक चिन्ह। टोटम अक्सर एक प्राकृतिक वस्तु या जानवर होता है जिसे किसी समूह जैसे कि एक कबीले के प्रतीक के रूप में माना जाता है। उनका उससे गहरा जुड़ाव होता है। अच्छा, सिर्फ सिंबल नहीं, उससे गहरा मतलब होता है। तो ए टोकन क्या है फिर? टोकन सिंबल और सुवेनियर, प्रतीक या स्मृति चिन्ह। ये किसी चीज का प्रतिनिधित्व या यादगार हो सकता है, जैसे मेट्रो का टोकन। हाँ, और सी बैनर बैनर फ्लैग और साइन, झंडा या ध्वज। और डी ट्रॉफी तो इनाम होता है। हाँ, ट्रॉफी, प्राइज फॉर विनिंग, पुरस्कार जीत के लिए। तो टोटम यहाँ सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न 34। 44. A short amusing story. ऑप्शंस A. Anecdote. B. Chronicle. C. Epistle. D. Essay. छोटी मजेदार कहानी। इसके लिए सही शब्द है A. Anecdote. एनेक्डोट। हाँ, एनेक्डोट शॉर्ट फनी स्टोरी, मजेदार लघु कथा। ये किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी मनोरंजक कहानी होती है, जैसे कोई किस्सा। हाँ, किस्सा सुनाना। तो बी क्रॉनिकल क्या है? क्रॉनिकल हिस्टोरिकल अकाउंट, वृत्तांत, घटनाओं का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड, जैसे इतिहास की किताबें। ठीक है। सी एपिसल एपिसल लेटर और राइटिंग, पत्र, विशेष रूप से एक औपचारिक या लंबा पत्र। और डी एसे तो निबंध हो गया। हाँ। एसे शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, निबंध। तो छोटी मजेदार कहानी के लिए एनेक्डोट। बिल्कुल। अब फिर से साइड वाला सवाल, प्रश्न 35। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर। ऑप्शंस ए फ्रैंट्रिसाइड, बी सुइसाइड, सी पैट्रिसाइड, डी होमिसाइड। भाई की हत्या, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, रेजिसाइड वाले सवाल के साथ सही उत्तर है ए फ्रैट्रिसाइड। फ्रैटिसाइड। जी, फ्रैट्रिसाइड किलिंग वंस ब्रदर, भाई की हत्या। और बाकी तो बताइए। सुसाइड आत्महत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, होमिसाइड मानव हत्या। बिल्कुल, ये दोहराव दिखाता है कि कितने जरूरी है। सही बात है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न 36। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स। ऑप्शंस ए रिप्रीव, बी एब्सोल्यूशन, सी एमनेस्टी, डी क्लेमेंसी। अपराधियों के लिए आधिकारिक माफी। इसका सही उत्तर है सी एमनेस्टी। एमनेस्टी। हाँ, एमनेस्टी जनरल पार्डन, आम माफी। ये आमतौर पर राजनीतिक अपराधियों के समूह को दी जाने वाली आधिकारिक क्षमा होती है। अच्छा, आम माफी। तो ये बाकी शब्दों से कैसे अलग है? जैसे डी क्लेमेंसी, वो भी तो दया जैसा है। हाँ, क्लेमेंसी, मर्सी और लीनियंसी, दया या अनुग्रह, ये सजा कम करने में दिखाई गई दया है, लेकिन ये अक्सर व्यक्तिगत मामलों में होती है, जरूरी नहीं पूरी माफी हो। ओके। और ए रिप्रीव। रिप्रीव, टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम पनिशमेंट, अस्थायी राहत, सजा का अस्थायी निलंबन, जैसे फांसी टाल देना। और बी एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन, फॉरगिवनेस फ्रॉम गिल्ट, अपराधों का क्षमादान। ये ज्यादातर धार्मिक संदर्भ में होता है, पापों से मुक्ति। समझ गया। तो आधिकारिक आम माफी के लिए एमनेस्टी ही है। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 37। 37. A man whose wife is dead. ऑप्शंस ए विडोअर, बी बैचलर, सी हेयर, डी डिवोर्सी। वो पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो। सही उत्तर है ए विडोअर। विधवा, विधुर। हाँ, विडोअर, मैन हु स्पाउस हैज डाइड, विधुर। और जिस महिला के पति की मृत्यु हो गई हो उसे विडो कहते हैं। हाँ। और बाकी बी बैचलर, बैचलर, अनमैरिड मैन, अविवाहित पुरुष। सी हेयर हेयर, वन हु इनहेरिट्स, उत्तराधिकारी। और डी डिवोर्सी। डिवोर्सी, वन हु इज डिवोर्स्ड, तलाकशुदा व्यक्ति। ठीक है, ये भी स्पष्ट है। अगला प्रश्न 38। 38. A partner in crime. ऑप्शंस ए राइवल, बी अकॉम्प्लिस, सी पैट्रियट, डी एलाय। अपराध में साथी। इसके लिए सही शब्द है बी अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस। हाँ, अकम्प्लिस पार्टनर इन क्राइम, अपराध में साथी। ये वो व्यक्ति होता है जो किसी अपराध या गलत काम में दूसरे की मदद करता है। हाँ, इसका मतलब नकारात्मक है। ए राइवल, तो राइवल, वन हु कम्पीट्स, प्रतिद्वंदी। सी पेट्रियट पेट्रियट, लवर ऑफ वंस कंट्री, देशभक्त। और डी एलाय। एलाय, सपोर्टर और फ्रेंड, सहयोगी,
पर ये आमतौर पर सकारात्मक संदर्भ में होता है, जैसे देशों के बीच। तो अपराध के साथी के लिए अकॉम्प्लिस। ठीक है, अगला प्रश्न 39। 39. An inscription written on stone in memory of a deceased person. Options: A. Epigraph, B. Epitaph, C. Memoir, D. Autograph. मृत व्यक्ति की याद में पत्थर पर लिखा लेख। सही शब्द है B. Epitaph. एपिटाफ। हाँ, Epitaph inscription on tomb, समाधि लेख। ये किसी मृत व्यक्ति की याद में कब्र के पत्थर पर लिखा गया लेख होता है। अच्छा, तो फिर एपिग्राफ क्या होता है? वो भी तो कुछ लिखा हुआ होता है। लेकिन एपिग्राफ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, किसी लेख या किताब की शुरुआत में दिया गया उदाहरण, इसका उस लेख के विषय से संबंध होता है। ओके। और सी मेमोआर, मेमोआर पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, संस्मरण, व्यक्तिगत अनुभवों का लेखा। और डी ऑटोग्राफ तो हस्ताक्षर है। हाँ, ऑटोग्राफ वंस ओन सिग्नेचर, हस्ताक्षर। हाँ, तो कब्र पर लिखा लेख एपिटाफ है। सही है। अगला सवाल, प्रश्न 40। 40 अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम। ऑप्शंस: ए नोबल, बी नेटिव, सी वैगाबॉन्ड, डी टेनेंट। बिना स्थायी घर वाला व्यक्ति। इसके लिए शब्द है सी वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड। हाँ, वैगाबॉन्ड अ वॉन्डरर, आवारा व्यक्ति। ये वो व्यक्ति होता है जिसका कोई स्थायी घर या नौकरी नहीं होती और वो जगह जगह घूमता रहता है। और बाकी? ए नोबल, नोबल पर्सन ऑफ हाई बर्थ और वर्च्यू, कुलीन व्यक्ति। बी नेटिव, नेटिव वन बॉर्न इन अ प्लेस, मूल निवासी। और डी टेनेंट। टेनेंट वन हु रेंट्स प्रॉपर्टी, किराएदार। तो वैगाबॉन्ड सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 41। 41 एन इमेजिनरी आइडियल प्लेस ऑफ परफेक्शन। ऑप्शंस: ए मोनार्की, बी यूटोपिया, सी फेबल, डी डिस्टोपिया। एक काल्पनिक आदर्श स्थान। ये है बी यूटोपिया। यूटोपिया। हाँ, यूटोपिया आइडियल परफेक्ट प्लेस, आदर्श स्थान, ये एक काल्पनिक समाज या जगह है जहाँ सब कुछ उत्तम और आदर्श होता है। और इसका उल्टा डी डिस्टोपिया भी ऑप्शन में है। हाँ, डिस्टोपिया इमेजिन्ड अनहैप्पी प्लेस, कष्टकारी कल्पित समाज। ये यूटोपिया का विपरीत है, एक बुरा काल्पनिक समाज। हाँ, ये दोनों शब्द एक साथ याद रखने चाहिए। हाँ, और ए मोनार्की राजतंत्र है। हाँ, सी फेबल कहानी। बिल्कुल। अगला सवाल, प्रश्न 42। 42 अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सिलेक्टिव और डिफिकल्ट टू प्लीज। ऑप्शंस: ए डॉसाइल, बी हॉस्टाइल, सी फस्टिडियस, डी गलेबल। जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, नुक्ताचीनी करने वाला। सही शब्द है सी फस्टिडियस। फेस्टिडियस। हाँ, फस्टिडियस हार्ड टू प्लीज, चुस्त दुरुस्त या कठिन पसंद वाला। ये व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देता है और उसे खुश करना मुश्किल होता है, परफेक्शनिस्ट जैसा। हाँ, परफेक्शनिस्ट टाइप। और बाकी ए डॉसाइल। डॉसाइल इजिली टॉट और मैनेज्ड, नम्र और आज्ञाकारी। बी हॉस्टाइल। हॉस्टाइल शोइंग एनमिटी, शत्रुता से भरा। और डी गलेबल। गलेबल इजिली डिसीव, भोला भाला व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। तो फेस्टिडियस यहाँ सही है। अब अनुभव की बात करते हैं। प्रश्न 43। 43 अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड। ऑप्शंस: ए वेटरन, बी नोविस, सी ट्रेनी, डी एमेच्योर। किसी क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति। इसके लिए शब्द है ए वेटरन। वेटरन अनुभवी। हाँ, वेटरन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवी व्यक्ति। ये वो व्यक्ति होता है जिसे किसी विशेष क्षेत्र, विशेष रूप से सेना में लंबा अनुभव हो। और इसका उल्टा बी नोविस। नोविस बिगिनर, नवागंतुक, किसी क्षेत्र में नया। सी ट्रेनी। ट्रेनी वन अंडरगोइंग ट्रेनिंग, प्रशिक्षणार्थी। और डी एमेच्योर। एमेच्योर नॉन प्रोफेशनल, शौकिया, जो पैसे के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए काम करता है। ठीक है, तो अनुभवी के लिए वेटरन। अगला सवाल, प्रश्न 44। 44 अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। ऑप्शंस: ए ओडिसी, बी पेरिग्रिनेशन, सी सुजॉर्न, डी एक्सोडस। किसी जगह पर थोड़ी देर रुकना, अल्पकालिक प्रवास। सही उत्तर है सी सुजॉर्न। सुजॉन। हाँ, सोजॉर्न टेम्पररी स्टे, अल्पकालिक प्रवास। ये किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए ठहरना होता है। जबकि ए ओडिसी, ओडिसी लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी, लंबा रोमांचकारी सफर। बी पेरिग्रिनेशन,
एक्सोडस। एक्सोडस मास डिपार्चर, बड़ी संख्या में प्रस्थान, जब बहुत सारे लोग एक साथ कहीं से चले जाते हैं। तो सोजन सही है। अगला प्रश्न 45। 45. One who abandons one's religious faith or principles. ऑप्शंस ए अपोस्टेट, बी हेरेटिक, सी इनफिडल, डी पेगन। अपने धर्म या सिद्धांतों को त्यागने वाला। इसके लिए सही शब्द है ए अपोस्टेट। अपोस्टेट? हाँ, अपोस्टेट वन हु रिनाउंसेस फेथ, धर्म त्यागी। ये वो व्यक्ति होता है जो अपने धार्मिक विश्वास या सिद्धांतों को छोड़ देता है। अच्छा। तो ये हेरेटिक से कैसे अलग है? हेरेटिक, पर्सन होल्डिंग अनऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, पाखंडी, धर्मद्रोही। ये वो होता है जो स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध विचार रखता है, पर जरूरी नहीं कि धर्म छोड़े। ओके, सी इनफिडल। इनफिडल, वन हु डिसबिलीव्स अ रिलीजन, अविश्वासी, जो किसी विशेष धर्म में विश्वास नहीं करता। और डी पेगन। पैगन, नॉन क्रिश्चियन, इस्लामिक फेथ पर्सन, असंख्य, जो मुख्य धारा के धर्मों से बाहर के विश्वास रखता है। तो धर्म छोड़ने वाला एपोस्टेट। ठीक है, फिर से साइड। प्रश्न 46। 46. किलिंग ऑफ वन्स मदर. ऑप्शंस ए फ्रैट्रीसाइड, बी पैट्रीसाइड, सी मैट्रीसाइड, डी होमिसाइड। माँ की हत्या. सही उत्तर है सी मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड. हाँ। मैट्रीसाइड, मर्डरिंग वन्स मदर, माता की हत्या. मैट्री, माँ से संबंधित है। बाकी हमें पता है, फ्रैट्रीसाइड भाई की, पैट्रीसाइड पिता की, और होमिसाइड किसी भी इंसान की हत्या। बिल्कुल, पैटर्न अब साफ है। अगला सवाल, प्रश्न 47. 47. A place where dead bodies are kept temporarily. Options A. Dispensary, B. Crematorium, C. Graveyard, D. Morgue. जहां शवों को अस्थायी रूप से रखा जाता है। सही जगह है D. Morgue, मॉर्ग. शवग्रह। हाँ, मॉर्ग, प्लेस फॉर स्टोरिंग डेड बॉडीज टेम्परेरीली। शवग्रह, ये वह स्थान है जहां शवों को पहचान या पोस्टमार्टम के लिए अस्थायी रूप से रखा जाता है। और बाकी B. Crematorium. क्रिमेटोरियम, प्लेस फॉर क्रिमेशन, शवदाह गृह, जहां दाह संस्कार होता है। C. Graveyard, ग्रेवयार्ड, burial ground. कब्रिस्तान, जहां दफनाते हैं। और A. Dispensary तो दवाखाना है। हाँ, डिस्पेंसरी, क्लिनिक और फार्मेसी, औषधालय। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल प्रश्न 48। 48. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी. ऑप्शंस A. फ्रॉड, B. एक्सटॉर्शन, C. एम्बेजलमेंट, D. ब्राइबरी. पैसे का गबन या दुरुपयोग। इसके लिए सबसे सही शब्द है C. एम्बेजलमेंट. एम्बेजलमेंट गबन। हाँ, एम्बेजलमेंट, थेफ्ट ऑफ फंड्स, गबन, यह उस धन की चोरी है जिसे किसी व्यक्ति को सौंपा गया हो, जैसे कि कर्मचारी द्वारा कंपनी के पैसे चुराना। इसमें भरोसे का उल्लंघन होता है। हाँ, ये ए फ्रॉड से अलग है। फ्रॉड डिसेप्शन फॉर गेन, ठगी मतलब लाभ के लिए धोखा। सही। और B. एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन ऑब्टेनिंग बाय फोर्स और थ्रेट्स, जबरन वसूली। और D. ब्राइबरी. ब्राइबरी ऑफरिंग मनी फॉर फेवर्स, रिश्वत देना। तो सौंपे गए धन के दुरुपयोग के लिए एम्बेजलमेंट। बिल्कुल। तो ये थे SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, और हमने देखा कि कैसे रूट वर्ड्स और मिलते-जुलते शब्दों के बीच का बारीक फर्क समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल, सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, संदर्भ समझना और अंतर पहचानना जरूरी है। उम्मीद है ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए मददगार साबित होगा। हाँ, शब्दावली तो ऐसी चीज है जिस पर लगातार काम करना पड़ता है। अभ्यास करते रहें। सही कहा। तो आज का ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सत्र पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल इंग्लिश विद शुभ को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार।